E-70 मार्शल यूनियन मुख्यालय का पोस्ट मिशन विंग बड़ा था। आखिरकार ऐसा होना ही था। हर दिन कई कई मिशन पूरे होते थे और हर मिशन के लिए पोस्ट मिशन प्रोटोकॉल होते थे जिन्हें पूरा करना जरूरी था। आधिकारिक पुष्टि प्रदान करने से पहले मार्शल यूनियन को मार्शल आर्टिस्ट से रिपोर्ट और बयान प्राप्त करने की जरूरत थी। मिशन से लौटने वाले बहुत से मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर व्हाइट विंग में एकत्र होते थे क्योंकि वे मिशन समाप्त होने के बाद अंतिम प्रोटोकॉल संभालते थे। विंग को विभिन्न मार्शल क्षेत्रों के लिए अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया था। मार्शल आर्टिस्ट के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी समर्पित पोस्ट मिशन सुविधा थी। यही कारण था कि अप्रेंटिस पोस्ट मिशन सुविधा में सभी मार्शल अप्रेंटिस आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने सुविधा में स्क्वायर स्तर की हल्की आभा महसूस की। वह अजीब था, वे सब भौंचक के रह गए। स्क्वायर स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को मिशन के बाद प्रशिक्षु सुविधा में नहीं रहना चाहिए था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि यह आवाज़ दबी हुई थी, मानो किसी ने इसे बुझा दिया हो। फिर भी वे इसे महसूस कर सकते थे। यह अचूक था। हर मार्शल अप्रेंटिस मार्शल स्क्वायर की आभा को अच्छी तरह से जानता था। फिर भी जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने केवल 5 मार्शल अप्रेंटिस को अपनी ओर आते देखा। उनमें से कोई भी मंद स्क्वायर स्तर की आभा नहीं दिखा रहा था। नहीं, इसके बजाय स्क्वायर स्तर की आभा एक पट्टीदार लाश से आ रही थी जिसे मार्शल अप्रेंटिस में से एक ने फर्श पर घसीटा था। उन्हें इसे संसाधित करने में कुछ सेकंड लगे। लाश, स्क्वायर स्तर की आभा, मार्शल प्रशिक्षु। पूरा परिसर स्तब्ध रह गया। हर मार्शल अप्रेंटिस हैरानी और उलझन से उन्हें देख रहा था। लाश को ले जाने वाले व्यक्ति के बाल और आंखें अजीब थीं। वे बिल्कुल काली थीं, इसी वजह से उसे पहचाना जा सका। एड्स बाय पब फ्यूचर, माफ करें, रूई ने सहायक कर्मचारियों में से एक से कहा। मुझे मिशन का लक्ष्य पहुंचाना है। उसने खरीदे गए बक्सों की ओर इशारा किया। ठीक यहीं, उसने जवाब देने में किसी तरह कामयाबी पाई, लेकिन लाश की तरफ देखते हुए वह आभा को पहचान नहीं पाए। मुझे डर है कि इस तरह की ट्रॉफियों को सुविधा में ले जाने की अनुमति नहीं है। यह कोई ट्रॉफी नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। ये सबूत है, मैं इसे सबूत के तौर पर दर्ज करना चाहूँगा। के सबूत? इस तथ्य के कारण कि हमने एक मार्शल स्क्वायर को मार डाला। रूई ने अपने शब्दों से उत्पन्न हुए शोर शराबे को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उन सभी ने जल्दी जल्दी अपनी रिपोर्ट, बयान और हस्ताक्षर पूरे कर लिए। मैं कर चुका हूँ। रूई उठ खड़ी हुई। बाद में मिलते हैं। जब रूई ने मिशन के बाद के प्रोटोकॉल पूरे कर लिए तो वह उन्हें अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। उसे बहुत कुछ सोचना था। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने आश्चर्य से पूछा। वास्तव में उसे प्रशिक्षण से बाहर आए हुए केवल 10 दिन ही हुए थे। फिर भी ऐसा लगा कि यह बहुत लंबा समय था। उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं तुरंत प्रशिक्षण में नहीं जाना चाहता। उन्होंने अपने मौजूदा कौशल के साथ पूरी तरह से अनुभव हासिल नहीं किया था। साथ ही वह अपने कौशल का उपयोग करने में उतने सहज और सहज नहीं थे जितना शायद वह होना चाहते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, अनुभव के साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि नई तकनीक सीखना। अगर वह न्यूनतम अनुभव के बिना तकनीकें सीखता रहा तो उसकी शक्ति के बारे में उसकी जागरूकता और नियंत्रण कम हो जाएगा। वह अप्रभावी और अस्थिर भी हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मार्शल स्क्वायर था जिससे वे लड़े थे। इसके अलावा वह और भी काम करना चाहता था। मुझे विनफ्रेनीज पढ़ना सीखना होगा, रूई ने सोचा। वह निश्चित रूप से शोध डेटा की तह तक जाना चाहता था। वह यहाँ तक कि इसे कंड्रियन बोली में लिखने के लिए भी तैयार था ताकि जूलियन उसे गया की दुनिया के लिए अद्वितीय गूढ़ विज्ञान को समझने में मदद कर सके। इससे उसे अंदाजा हो जाएगा कि स्क्वायर उम्मीदवारी की शर्त पूरी करने के तुरंत बाद उसके लिए क्या होने वाला है। ये भी संभव था कि रूई पृथ्वी से विरासत में मिले वैज्ञानिक आधार का उपयोग करके अपनी सफलता को अधिकतम कर सके। अगर ऐसा होता तो वह मूर्ख होता जो सुविधा से प्राप्त शोध डेटा को गहराई से नहीं देखता। यह विशेष रूप से मूल्यवान था क्योंकि स्क्वायर दायरे में सफलता की सच्चाई अभी भी मार्शल यूनियन द्वारा उससे छिपाई गई थी। इससे कमोबेश ये तय हो गया कि वह तुरंत कौन सा रास्ता अपनाएगा। अपने मिशन को जारी रखना और शोध सुविधा से प्राप्त शोध डेटा को समझना, वे 2 चीजें थीं जिन पर वह तुरंत ध्यान केंद्रित करेगा। एक बार जब यह हो जाता है तो वह स्क्वायर दायरे के ज्ञान के साथ प्रशिक्षण में चला जाता है। उसके बाद रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं शायद मार्शल अकादमी छोड़ दूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया मार्शल अकादमी उसके लिए कम महत्वपूर्ण होती गई। अगर वह इसी समय वहां से चला भी जाता तो भी वह पूरी तरह से ठीक ठाक काम चला लेता। उसने तुरंत वहां से न जाने का एकमात्र कारण यह था कि यह सुविधाजनक था और साथ ही उसे बहुत अधिक ऋण का सामना करना पड़ता जिसे उसे चुकाना पड़ता। फिर भी वह कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वह इसे और अधिक समय तक जारी नहीं रखना चाहता था, खासकर तब जब अब उसे वह सब कुछ नहीं मिल रहा था जो वह एक पूर्ण मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद नहीं पा सकता था।
एक बार जब उसका लाइसेंस पूर्ण मार्शल लाइसेंस में अपग्रेड हो जाएगा तो उसे अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, न कि लर्नर लाइसेंस जो अभी भी एक छात्र होने के कारण उसके पास है। मुझे बहुत कुछ करना है, उसने सोचा। उस दिन एक छोटी सी अफवाह पूरे इलाके में फैल गई। हाजिन शहर, मंटियन क्षेत्र और यहाँ तक कि कंड्रियन साम्राज्य के कुछ इलाकों में, उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग, कंड्रियन सरकार के इलाके और यहाँ तक कि मार्शल समुदाय के इलाके में भी यह अफवाह बेहद अपमानजनक थी। अकादमी के 5 मार्शल प्रशिक्षुओं ने एक मार्शल स्क्वायर को हराया। उनमें से कई लोग मार्शल समुदाय के प्रमुख उत्तराधिकारियों के साथ साथ मार्शल प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट के नाम भी प्राप्त करने में सफल रहे थे। कई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शव बरामद कर लिया गया है तो उनका भी गला रुंध गया। जब खबर की वैधता की पुष्टि हो गई तो इसने और भी ज़्यादा हलचल पैदा कर दी। रूई क्वारियर की किंवदंती फैल गई। हफ्ते बीत गए, फिर भी रूई ने कोई दूसरा मिशन शुरू नहीं किया था। वास्तव में एक भी व्यक्ति ने उसकी परछाई तक नहीं देखी थी जब से उसने खुद को किताबों के एक डिब्बे के साथ अपने छात्रावास के कमरे में बंद कर लिया था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या करने वाला था, फिर भी हर कोई उत्सुक था। उसने और दूसरे ने अपने पिछले मिशन में जो कारनामा किया था वह और भी ज़्यादा फैल गया था। ऐसी चौंकाने वाली खबर को छिपाना व्यावहारिक रूप से असंभव था, खासकर तब जब यह अप्रेंटिस पोस्ट मिशन सुविधा में बड़ी संख्या में लोगों ने सुना था जो तकनीकी रूप से किसी भी नियम से बंधे नहीं थे कि उन्होंने जो सुना था उसे गुप्त रखें। और यदि ऐसा होता भी तो भी यह बात लीक हो ही जाती। अकादमी या अन्य अकादमियों में कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं था। रूई अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत मार्शल प्रशिक्षुओं में से एक था जो एक ऐसा कारनामा करने के लिए आगे बढ़ गया था जो प्रशिक्षु क्षेत्र के लिए अकल्पनीय था। बेशक उनके पास ये समझने के लिए ज़रूरी प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि यह उपलब्धि अतिरंजित थी और अनुपात से पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी और यह सुनने में जितना लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा वास्तविकता पर आधारित थी। हालांकि न केवल वे नहीं जानते थे बल्कि उन्हें इसकी परवाह भी नहीं थी। शेष 4 मार्शल प्रशिक्षुओं को बहुत परेशान किया गया था। यह इस हद तक पहुंच गया था कि केन, फे और हैवर ने अकादमी से मध्यम अवधि के मिशन छीन लिए थे क्योंकि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा रहा था। दूसरी ओर नेल ने हर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया जो उसे अकेला नहीं छोड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप उसे दंडित किया गया क्योंकि रिंग के बाहर संघर्ष की अनुमति नहीं थी। रूई ने अनजाने में खुद को अपने छात्रावास के कमरे में बंद करके इसे टाल दिया। वह नहीं जानता था कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है और उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। गिरना, एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपने हाथ में रखी किताब बंद कर ली। उन्नत लोगों के लिए विनफ्रे नी सीखना। ठीक है, उसने कहा, मैं आखिरकार शुरू करने के लिए तैयार हूँ। पिछले महीने में उन्होंने खुद को विनफ्रे नी सीखने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने पिछले मिशन से मिले पैसों से कई शिक्षण पुस्तकें खरीदी थीं और साथ ही एक विनफ्रे शब्दकोश भी खरीदा था। उन्होंने जुनूनी तरीके से भाषा सीखना शुरू किया और विशाल जानकारी को अपने दिमाग में भर लिया। इसमें उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपने शक्तिशाली दिमाग और माइंड पैलेस तकनीक की मदद से उन्होंने 1 महीने से भी कम समय में पूरी भाषा में महारत हासिल कर ली। वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गया। फिर भी उसे अंधेरा नहीं दिखा। उसने अपने मन में जो मनमहल बनाया था वह सामने आ गया। वह तुरंत तेजी से उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां उसने शोध सुविधा का शोध डेटा संग्रहित किया था। उसने बक्सा खोला, उसमें से पहला लॉग जर्नल निकाला और उसे खोला। उनके उत्साह के लिए शब्द पूरी तरह से समझ में आने वाले थे। दस्तावेज की संरचना काफ़ी हद तक उसी तरह की गई थी जैसे पृथ्वी पर शोध पत्र की वाक्य रचना की जाती है। सार शीर्षक वाले एक खंड में संदर्भ और पृष्ठभूमि दी गई थी। उसके बाद एक परिचय खंड था जो सीधे शोध परियोजना के बारे में अधिक बात करता था और फिर वास्तविक डेटा और शोध वाले वास्तविक पेपर का मुख्य भाग था। वह तुरंत कूद पड़ा। 45वीं शरद ऋतु, वर्ष 406 ही। प्रोजेक्ट एपोथीसिस, एड्स बाय पब फ्यूचर। सार, कॉमनवेल्थ डची ऑफ विनफ्राना एक ऐसा राष्ट्र है जिसका मार्शल फाउंडेशन कमजोर है। उच्च क्षेत्रों के मार्शल कलाकारों के बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में चले जाने के कारण स्क्वायर दायरे में सफलता का रहस्य भी खो गया जिस पर उच्च क्षेत्रों के लोगों का एकाधिकार था। तब से डची के किसी भी मार्शल प्रशिक्षु ने सफलता नहीं पाई है। स्क्वायर दायरे में सफलता के बारे में कुछ दुर्लभ जानकारी के बीच पुष्टि की गई है कि मार्शल स्क्वायर में सफलता मानव निर्मित और मानव प्रेरित है। रूई ने आखिरी वाक्य पर गहरी सोच में डूबी अपनी आंखें बंद कर लीं। सच में उसे खुद ही यह एहसास हो गया था। उसे याद आया कि जब वह एक्सप्लोरर स्टेज में था तो अप्रेंटिस दायरे में सफलता के बारे में कैसे बात की जाती थी। इसे एक स्वतःस्फूर्त घटना के रूप में देखा जाता था जो किसी भी क्षण घटित हो सकती थी। यह मस्तिष्क में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिसे स्वयं या दूसरों द्वारा सचेत रूप से शुरू नहीं किया जा सकता था। फिर उन्होंने इसकी तुलना स्क्वायर दायरे में सफलता के बारे में बात करने के तरीके से की। हर बार जब इसके बारे में बात की गई तो इसे ऐसी चीज़ के रूप में माना गया जो नियंत्रणीय थी। ये कुछ ऐसा था जिसे रूई ने बहुत तेज़ी से समझा था।
इसे एक प्रक्रिया या एक तरह की प्रक्रिया के रूप में बताया गया, न कि एक एकल स्वतःस्फूर्त घटना के रूप में। दस्तावेज में कहा गया है कि यह पुष्टि हो गई है कि यह सफलता मानव निर्मित थी। शोध में यह कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसका इस्तेमाल हल्के फुल्के ढंग से किया जाता था। इसका मतलब था कि निर्णायक सबूत थे जो इस तथ्य की ओर इशारा करते थे कि स्क्वायर दायरे में सफलता एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि कुछ हद तक मनुष्यों द्वारा इंजीनियर और विकसित की गई थी। ये कुछ ऐसा था जो रूई को रोमांचक लगा। ये वास्तव में कैसे काम करता है? रूई को इस बात का पूरा भरोसा था कि इसके लिए निश्चित रूप से गूढ़ तकनीक की आवश्यकता होगी। लेकिन जिस भी विलक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उसने मार्शल अप्रेंटिस को मार्शल आर्ट के उच्च क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति कैसे दी? वह ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह तुरंत दस्तावेज में वापस चला गया। स्क्वायर दायरे में सफलता के बारे में कुछ दुर्लभ जानकारी के बीच जो पुष्टि की गई है वह यह है कि मार्शल स्क्वायर में सफलता मानव निर्मित और मानव प्रेरित है। सफलता ऐसी चीज नहीं है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से घटित होगी। यही कारण है कि कॉमनवेल्थ डची ऑफ विनफ्राना के मार्शल कलाकारों के सामूहिक प्रवास के बाद से मौजूदा मार्शल अप्रेंटिस और स्क्वायर उम्मीदवारों में से कोई भी स्क्वायर दायरे में नहीं पहुंच पाया है। यही मूल कारण है कि ड्यूक ने अनुसंधान सुविधा और प्रोजेक्ट हाइपोथेसिस के निर्माण में भारी मात्रा में धन का निवेश किया है। एक और पुष्टि की गई जानकारी यह है कि मार्शल स्क्वायर के पास ऐसे शारीरिक पैरामीटर होते हैं जो जैविक रूप से पारंपरिक मानवीय मापदंडों से कहीं ज्यादा होते हैं। मार्शल अप्रेंटिस के पास अलौकिक मापदंडों वाले दिमाग होते हैं, जबकि मार्शल स्क्वायर लगभग हर मापनीय विशेषता में मानवता की सीमाओं को पार कर जाते हैं। यदि ऐसा परिणाम मानवीय हस्तक्षेप के कारण सामने आ सकता है, तो सबसे पहली परिकल्पना जो दिमाग में आती है वह है मानव संवर्धन, या शायद अधिक सटीक रूप से कहें तो मानव विकास। ये प्रोजेक्ट हाइपोथेसिस के अनुसंधान दृष्टिकोण का आधार है। दिलचस्प, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मार्शल स्क्वायर के बेहतर शारीरिक पैरामीटर मानव द्वारा इंजीनियर किए गए थे तो मानव वृद्धि या विकास की ओर मुड़ना समझ में आता है। इसके अलावा ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे केवल मार्शल अप्रेंटिस ही गुजर सकते हैं, जो स्क्वायर दायरे में सफलता की खोज करते समय एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में काम करना चाहिए। रूई ने पढ़ना पुनः शुरू किया और अगले भाग पर चली गई। परिचय। प्रोजेक्ट हाइपोथेसिस का लक्ष्य स्क्वायर दायरे में प्रवेश करने का एक स्थिर और सुसंगत साधन खोजना या बनाना है। जैसा कि पिछले अनुभाग में चर्चा की गई है, इस लक्ष्य को पूरा करने का प्राथमिक तरीका मानव वृद्धि के सभी संभव साधनों में अनुसंधान में संलग्न होकर प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से खोजने के लिए एक क्रूर बल प्रयास के माध्यम से है। यद्यपि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि यह प्रयास करने के लिए बहुत बड़ा दायरा है, फिर भी इसमें कई बाधाएं हैं जो संभावनाओं की संख्या को लगभग अनंत से कम करके बहुत अधिक प्रबंधनीय, यद्यपि अभी भी अत्यंत कठिन, संख्या तक सीमित कर देती हैं। पहली शर्त यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अज्ञात कारणों से केवल मार्शल अप्रेंटिस और केवल स्क्वायर उम्मीदवारों पर ही सफलतापूर्वक काम कर सकती है। ये स्पष्ट है कि इसका मतलब है कि शारीरिक वृद्धि ऐसी चीज नहीं है जिसे मनुष्यों या यहाँ तक कि अधिकांश मार्शल अप्रेंटिस पर भी लागू किया जा सकता है। ये कई संभावित संभावनाओं को छानता है। मार्शल अप्रेंटिस और मनुष्यों के बीच एकमात्र शारीरिक अंतर मस्तिष्क में है, इसलिए हमने उन संभावित तरीकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है जिनका उद्देश्य मनुष्यों को बढ़ाना है, खासकर उन तरीकों को जो किसी भी तरह से मस्तिष्क से संबंधित हैं। दूसरी शर्त यह है कि यह ऐसी प्रक्रिया होने की संभावना नहीं है जो अत्यधिक वित्तीय रूप से कर लगाने वाली हो। हम इस बारे में अपेक्षाकृत निश्चित हो सकते हैं। यदि स्क्वायर सफलता विशुद्ध रूप से एक या अधिक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ गूढ़ संसाधनों या प्रौद्योगिकियों का परिणाम है, तो हम पनामा महाद्वीप और मानव सभ्यता में सार्वभौमिक रूप से वितरित मार्शल स्क्वायर की विशाल आबादी को नहीं देख पाएंगे। ये स्पष्ट है कि सफलता की कठिनाई आर्थिक बाधाओं से नहीं आती है। तीसरी शर्त यह है कि प्रक्रिया एकल हो, यह मौलिक रूप से अलग अलग संवर्धन विधियों का संग्रह न हो, बल्कि मूल रूप से एक संवर्धन विधि हो जो मूल रूप से शरीर को उसकी संपूर्णता में संवर्धित करती हो। इस प्रकार हम उन विधियों को अनदेखा कर सकते हैं जो विशेष रूप से शरीर के एक हिस्से तक ही सीमित हैं। दिलचस्प, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा कि यह आगे बढ़ने का सबसे उचित रास्ता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्क्वायर दायरे की सफलता पर ठोकर खाना कितना मुश्किल था, लेकिन वे निश्चित रूप से इस मामले में अपने दृष्टिकोण के बारे में व्यवहारिक थे। उसने पुनः पढ़ना शुरू किया। नीचे कुछ शोध के रास्ते दिए गए हैं जो विचाराधीन हैं। वर्नाडियम रक्त शोधन, स्पॉन्जिफिकेशन, इन्फायर जोंक विश्रण, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कपालीय ग्रेकार्डियन ग्लियोप्लास्ट संक्रमण, ड्रिलियोमेंट नशा, ... ब्रूनहिल्ड बीजाणु अस्थिमज्जा संतृप्ति। वाह, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे शोध के बताए गए तरीकों में से एक भी समझ में नहीं आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हाई स्कूल और कॉलेज में वापस आ गया हो। ये प्रभावी रूप से एक ही था। स्क्वायर दायरे के लिए सफल विधि के संभावित उम्मीदवार सभी गया की दुनिया की गूढ़ घटनाओं पर आधारित थे। मुझे इस पर जूलियन की मदद लेनी होगी, रूई ने आह भरी।
वह कम से कम इसमें शामिल कार्यप्रणाली के मूल को समझे बिना सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ना नहीं चाहता था। अन्यथा हाथ में मौजूद जानकारी को याद रखने का कोई मतलब नहीं होगा। रूई ने कहा, मुझे इसमें शामिल कार्यप्रणालियों के बारे में भी जानकारी खरीदनी चाहिए। इस तरह से भले ही जूलियन को शोध डेटा में कुछ भी पता न हो, मैं उस मामले पर आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। रूई उठकर तुरंत अपने छात्रावास के कमरे से बाहर निकल गया। वह छात्र मामलों के विभाग में गया और छुट्टी के लिए आवेदन किया। वह घर वापस जाना चाहता था ताकि वह जूलियन से तुरंत बात कर सके। अब वह समय था जब वह कैम्ब्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज से वापस आ जाता। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आवेदन तुरंत स्वीकार कर लिया गया। क्या इन चीज़ों में समय नहीं लगता? उसने उत्सुकता से पूछा। आमतौर पर वे ऐसा करते हैं, कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन आपकी प्रोफाइल पर यह अनुमति अंकित है कि आप जब चाहें अकादमी छोड़ सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, ऐसा है। ऐसा लग रहा था कि अकादमी को भी इस समय रूई के अकादमी में बने रहने की ज़रूरत नहीं दिख रही थी। जब भी वह चाहे अकादमी को उसके जाने में कोई समस्या नहीं थी। इन सब बातों से यह धारणा पुख्ता हो गई कि मार्शल अकादमी में उसका समय खत्म होने वाला था। रूई अकादमी से निकलकर सीधे घर की ओर चल पड़ा। अपनी मौजूदा गति से उसे क्वारिया अनाथालय पहुंचने में केवल 20 मिनट लगे। RRUIII। जब वह आया तो एलिस ने जोर से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। आश्चर्यचकित होना। हे, रूई मुस्कुराए। मेरे पास कुछ खाली समय था और कुछ काम करने थे। अंदर आएं। वयस्कों और बच्चों सभी ने रूई का स्वागत किया। बड़े भाई, हमें मार्शल आर्ट सिखाओ। हाँ, हमें मार्शल आर्ट सिखाओ। रूई की मार्शल आर्ट ने अनाथालय के सभी बच्चों को मोहित कर लिया था, लेकिन उन सभी में से मैक्स और माना को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई थी। उन्होंने खुद को रूई द्वारा बताए गए प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के लिए समर्पित कर दिया था और यह उनके काम आया। रूई देख सकता था कि जब उसने उन्हें 9 महीने पहले देखा था, तब से उनकी मांसपेशियों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई थी, जिसका अर्थ था कि वे निश्चित रूप से बहुत कठिन प्रशिक्षण ले रहे थे, उतनी ही कठिन जितनी कि वह ले रहा था। मुझे उन्हें और भी ज़्यादा किक बॉक्सिंग और ब्राज़ीलियन जियू-जित्सु की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसा कि मैंने ली थी। रूई ने सोचा। जब वह मार्शल परीक्षा के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, तब उसने धरती से शारीरिक और युद्ध प्रशिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल किया था और 13 साल की उम्र तक वह उनमें उल्लेखनीय रूप से कुशल हो गया था। इसने निश्चित रूप से उसे मार्शल परीक्षा में अंतिम स्थान पाने में मदद की और उम्र के अंतर के मामले में एक हद तक उस बड़े नुकसान से बचा लिया जो उसे झेलना पड़ रहा था। इससे उन्हें निश्चित रूप से बढ़त मिलेगी। कम से कम रूई को यकीन था कि वे मार्शल परीक्षा की आयु सीमा पार करने से पहले ही प्रवेश पाने में सफल हो जाएंगे। रूई, आपका स्वागत है। जूलियन मुस्कुराया। तुम इस आश्चर्यजनक यात्रा पर वापस क्यों आए हो? रूई जूलियन की ओर मुड़ी। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम दिलचस्प लगेगा। ओह, जूलियन ने भौहें उठाईं। मैं पहले से ही दिलचस्पी रखता हूँ। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन पूरा किया है। रूई ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, जब वे एक कमरे में अकेले बैठे थे। मुझे अपने मार्शल पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण शोध डेटा हाथ लगा। जूलियन चुपचाप उसे देखता रहा, उसके खत्म होने का इंतजार करता रहा। रूई ने कहा, स्क्वायर दायरे में सफलता पर शोध डेटा। ये वैध और सफल है। जूलियन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हमने एक मार्शल स्क्वायर से लड़ाई की, जो मेरे द्वारा प्राप्त शोध द्वारा विकसित विधि के माध्यम से स्क्वायर दायरे में घुस गया था। जूलियन ने अपनी चाय थूकते हुए खांसना शुरू कर दिया। उसे अपने आप पर काबू पाने में कुछ मिनट लगे। जरूर, तुम मजाक कर रहे हो। रूई ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि मैं नहीं हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप मार्शल स्क्वायर से लड़ें। आप मर जाएंगे। युद्ध कौशल के मामले में वह केवल एक अर्ध मार्शल स्क्वायर थी। रूई ने स्पष्ट किया। उसने हाल ही में सफलता प्राप्त की थी और न केवल वह अपनी शक्ति से पूरी तरह अपरिचित थी, बल्कि स्क्वायर स्तर की तकनीकों में भी कमी थी। लेकिन फिर भी, जूलियन ने आगे कहा, मैंने उसे अकेले नहीं हराया। हम 5 लोगों की टीम थी। एक ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस, उसने खुद की ओर इशारा किया, और 4 ग्रेड 9 मार्शल अप्रेंटिस। फिर भी, जूलियन ने अनिश्चितता से कहा, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ये निश्चित रूप से हुआ था। रूई ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको शब्द दिखा सकता था, लेकिन मैंने इसे सबूत के तौर पर मार्शल यूनियन को सौंप दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलियन की आंखें उन शब्दों पर चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय है। तुम कितनी मजबूत हो गई हो। बिल्कुल, रूई ने माना, लेकिन ये बात अलग है। मुद्दा यह है कि शोध डेटा वैध है। जूलियन ने अपना संयम वापस पा लिया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि रूई उससे क्या चाहती थी। आप मुझसे शोध डेटा को समझने में मदद चाहते हैं, है न? रूई ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। इसके अलावा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। जूलियन ने सिर हिलाया।
स्क्वायर दायरे में सफलता आसानी से सामने नहीं आती। कैम्ब्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस का पूर्ण विद्वान बनने के बावजूद मुझे उस जानकारी तक पहुंच नहीं दी गई है। आपने जो हासिल किया है उसमें मुझे काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि आप इसमें इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। आपका क्या मतलब है? जूलियन ने उससे कहा, जब तुम तैयार होगे तो मार्शल यूनियन तुम्हें सफलता का प्रयास करने का अवसर देगा। तुमने देश के बाहर से जो भी जानकारी हासिल की है वह मार्शल यूनियन द्वारा विकसित की गई अत्यधिक उन्नत और अत्यधिक परिष्कृत सफलता प्रक्रिया और कार्यप्रणाली की तुलना में निश्चित रूप से तुच्छ है। तुम्हारी अत्यधिक उच्च विकास दर के साथ तुम्हें यह अवसर लगभग निश्चित रूप से मिलेगा। जब वह समय आएगा तो तुम्हें न केवल अपने मिशन से प्राप्त जानकारी तक पहुंच प्राप्त होगी, बल्कि बहुत अधिक पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी भी मिलेगी जो तुम्हें निश्चित रूप से नहीं मिल सकती। ये सच था। जूलियन ने इस बिंदु को ध्यान से देखा था जैसा कि रूई ने उम्मीद की थी, लेकिन वह सच्चाई को स्पष्ट नहीं कर सका। सच्चाई ये थी कि पृथ्वी से प्राप्त उसकी वैज्ञानिक नींव संभावित रूप से उसे स्क्वायर दायरे की अपनी यात्रा को अनुकूलित करने की अनुमति दे सकती थी। ये सब स्क्वायर दायरे की सफलता के यांत्रिकी पर निर्भर करता था। अगर ऐसा है तो उसे बाद में नहीं बल्कि जल्दी ही पता लगाना चाहिए। वह जानना चाहेगा कि क्या अगले प्रशिक्षण चरण के दौरान वह कुछ ऐसा कर सकता है जिससे प्रक्रिया का जोखिम कम हो या सफलता के दौरान उसके लाभ अधिकतम हो सकें। ये सच है, रूई ने स्वीकार किया। फिर भी मैं मार्शल यूनियन की जानकारी साझा नहीं कर सकता। वे निश्चित रूप से मुझसे इस बारे में एक तरह के गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करवाएंगे। हालांकि मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर सकता हूं और स्क्वायर दायरे में सफलता के साथ साथ इसे कैसे विकसित किया गया इसकी अधिक गहन और संपूर्ण समझ प्राप्त कर सकता हूं। मैं समझ गया। जूलियन ने उस जानकारी को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो मैं शोध डेटा को समझने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। हम कब शुरू करेंगे? जैसे ही मैं स्वयं इसका प्रतिलेखन पूरा कर लूंगा, रूई ने उत्तर दिया। खुद? जूलियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बस इसे किसी अनुवादक से लिखवा लो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? नहीं नहीं, रूई ने अपना सिर हिलाया। सारा डेटा मेरे दिमाग में है। मैंने इसे शुरू से अंत तक पूरी तरह से याद कर लिया है। क्या? जूलियन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। लेकिन कैसे? एक प्रशिक्षु स्तर की मानसिक तकनीक, रूई ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं समझ गया। जूलियन ने आह भरी। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है। हे, रूई ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगी। ठीक है, जूलियन ने सिर हिलाया। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे मैसेज करना। करूंगा। रूई ने बाकी दिन अनाथालय में बिताया। उसे हमेशा घर लौटकर और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताकर ताजगी मिलती थी। इससे उसका ध्यान उन बातों से हट जाता था जो अन्यथा हमेशा उसका ध्यान खींचती रहती थीं, चाहे उसे यह पसंद हो या न हो। उन्होंने मैक्स और माना को प्रशिक्षित करने में कुछ समय बिताया था, उन्हें और भी अधिक प्रशिक्षण व्यवस्था और दिनचर्या और स्पैरिंग पद्धतियां दी, जबकि उनकी लड़ाई की लालसा को संतुष्ट करने के लिए कुछ मैचों में उनका मनोरंजन किया। मार्शल परीक्षा देने के लिए उनके पास पर्याप्त उम्र होने में केवल 1 वर्ष से अधिक समय बचा था। रूई को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह इसके बारे में कैसा महसूस करता है। मार्शल परीक्षा बहुत खतरनाक थी। इसमें मृत्यु का थोड़ा जोखिम था और हर साल इसमें भाग लेने वाले कुछ आवेदक मर जाते थे और कई अपंग, मानसिक रूप से घायल और मानसिक रूप से घायल हो जाते थे। फिर भी उन्होंने उनके दृढ़ संकल्प का सम्मान किया। मार्शल अकादमी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पहले प्रयास से पहले उन्हें थोड़ा और प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। दिन समाप्त होने पर वह मार्शल अकादमी लौट आए। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? केन ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने रूई को बक्सों का एक गुच्छा लेकर छात्रावास में लौटते देखा। एक टाइपराइटर, स्याही और कागज की आपूर्ति। रूई ने जवाब दिया। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ उसमें जितना समय लगेगा मैं तुमसे मिलूंगा। वह चुपचाप अपने कमरे में घुस गया और केन के ये पूछने से पहले ही कि वह क्या बात कर रहा था, उसने स्वयं को अंदर से बंद कर लिया। रूई का इरादा था कि वह जितनी जल्दी हो सके ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को पूरा कर ले। जितना ज़्यादा वह इसमें देरी करता उतना ही ज़्यादा वह अपनी योजनाओं में देरी करता। वह जितनी जल्दी हो सके वह जानकारी तक पहुंचना चाहता था। एक बार जब उसे यह मिल जाता तो स्क्वायर उम्मीदवारी और अंततः स्क्वायर दायरे की ओर अगला कदम उठाने का समय आ जाता। आपको यकीन है कि सुरक्षा पर्याप्त है? एक गंजे दाढ़ी वाले आदमी ने गाड़ी में उसके सामने बैठे मार्शल अप्रेंटिस की ओर देखते हुए पूछा। चिंता मत करो मेरे स्वामी, मार्शल अप्रेंटिस ने उत्तर दिया। हमारी मिट्टी की ढाल बनाने वाली पार्टी करजाकिन संघ में सबसे प्रतिष्ठित अंगरक्षक दलों में से एक है। हमारे पास मार्शल कलाकारों की एक अच्छी तरह से संतुलित टीम है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पूरे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक मार्शल अप्रेंटिस और साथ ही यहाँ एक उत्कृष्ट संवेदी मार्शल अप्रेंटिस हूँ। उसने अपने बगल में बैठे मार्शल अप्रेंटिस को थपथपाते हुए कहा। आदमी ने सिर हिलाया।
ये सुनकर अच्छा लगा। फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा, आप जैसे सामंती प्रभु के रक्षक के रूप में नियुक्त होना सम्मान की बात है, लॉर्ड फैशोन। रक्षात्मक मार्शल अप्रेंटिस मुस्कुराया। मम्मा, यह एक महत्वपूर्ण और जोखिम भरा अवसर है। मैं युद्ध की घोषणा करने जा रहा हूँ। युद्ध का विरोध करने वाले लोग भी हैं। शांतिवादी लोग अगर मेरी यात्रा के बारे में जान गए तो वे निस्संदेह मुझे मारने का प्रयास करेंगे। सौभाग्य से मेरे पास आप सभी हैं। वे हरोल क्षेत्र में जाते समय मेरी जान लेने में सफल नहीं हो पाएंगे। उसने उत्तर दिया। सामंती स्वामी फैशोन डुरंट करजाकिन संघ के सामंती स्वामी थे, जो कि कांड्रियन साम्राज्य से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटा सा संप्रभु राज्य था। करजाकिन संघ एक ऐसा राज्य था जो आंतरिक संघर्ष से भरा हुआ था। एक संघी राज्य के रूप में इसकी प्रकृति के कारण इसकी राजनीतिक शक्ति कई सैन्यवादी नेताओं के बीच विभाजित थी, जिन्हें सामंती प्रभुओं के रूप में जाना जाता था। संसाधनों के एकाधिकार और वितरण के मुद्दे पर राज्य हमेशा गृहयुद्ध के कगार पर रहता था। हाल ही में यह उस समय चरम सीमा पर पहुंच गया जब एक अपूरणीय असहमति के कारण एक सामंती नेता ने युद्ध की घोषणा करने का निर्णय लिया। सामंती स्वामी फैशोन डुरंट, वह वर्तमान में एक अन्य समान विचारधारा वाले सामंती स्वामी द्वारा शासित क्षेत्र की ओर जा रहा था। हालांकि वह मूर्ख नहीं था। शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने के लक्ष्य के साथ सामंती प्रभुओं द्वारा गठित शांतिवादी गुट उसे युद्ध शुरू करने से रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने को तैयार था। इसमें घात लगाकर हमला करना और उसकी हत्या करना भी शामिल है। उन्होंने अपने क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी अंगरक्षक पार्टी को काम पर रखा था। 9 विशिष्ट मार्शल प्रशिक्षुओं की एक टीम, जिसका नेतृत्व एक प्रतिष्ठित रक्षात्मक मार्शल प्रशिक्षु द्वारा किया जाता है, जिसे मार्शल यूनियन ने ग्रेड 9 के समकक्ष माना था। संभवतः कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था। चाहिए मुख्य शब्द है। रक्षात्मक मार्शल अप्रेंटिस के बगल में बैठा संवेदी मार्शल अप्रेंटिस स्तब्ध रह गया। कुछ आ रहा है। रक्षात्मक मार्शल अप्रेंटिस ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी और संवेदी मार्शल अप्रेंटिस की ओर मुड़ा। किस दिशा में? संवेदी मार्शल अप्रेंटिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उसने गाड़ी की छत की ओर मुड़ते हुए पीले चेहरे के साथ उन्हें खोला। ऊपर। धमाका। अगले ही पल गाड़ी में विस्फोट हो गया, क्योंकि एक भयंकर हवा के झोंके ने उसे कुचल दिया। संवेदी मार्शल अप्रेंटिस बेहोश हो गया। रक्षात्मक मार्शल अप्रेंटिस को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी वह चिंता और घबराहट में जल्दी से पीछे मुड़ गया। जब उसने अपने सामने सामंती स्वामी फैशोन की कुचली हुई लाश देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर में क्रोध की लहर दौड़ गई और उसने चारों ओर देखा, हत्यारे की तलाश में। वह कहाँ है? पूरे सुरक्षा बल ने अपने आसपास का क्षेत्र छान मारा, फिर भी किसी को अपराधी का एक भी सुराग नहीं मिला। 1 किलोमीटर दूर। धमाका। रूई ने आह भरते हुए क्रेटर से बाहर निकलते हुए कहा, मैं अभी भी हवाई चाल में बहुत खराब हूँ। उन्होंने टेम्पेस्टुअस रिपल का उपयोग स्वयं को काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर उठाने के लिए किया था। इसके लिए उन्होंने नीचे की ओर फायर किया था तथा इसे रॉकेट के समान एक प्रोपेलर प्रणाली के रूप में प्रयोग किया था, जिससे वे अपने मिशन के लक्ष्य के ठीक ऊपर पहुंच गए थे, तथा जब वे काफ़ी करीब पहुंच गए तो उन्होंने टेम्पेस्टुअस रिपल को नीचे की ओर छोड़ा था। ये सामंती स्वामी फैशोन को उसके द्वारा नियुक्त भारी भरकम अंगरक्षकों के माध्यम से मारने का सबसे कुशल और प्रभावी तरीका था। दुर्भाग्य से टेम्पेस्टियस रिपल के माध्यम से उनका हवाई युद्धाभ्यास भद्दा और शर्मनाक था। वह अभी भी एनामारियान से बहुत पीछे था, जिसने इसी तरह की विधि के माध्यम से हवाई युद्धाभ्यास में बहुत उच्च स्तर पर महारत हासिल की थी। वह हवा में सुरुचिपूर्ण ढंग से और सहजता से नृत्य कर सकती थी, जबकि रुई की तुलना में वह नशे में धुत गुफावासी जैसा दिखता था। ठीक है, कम से कम इसने मुझे मिशन जल्दी पूरा करने की अनुमति दी। रुई ने खुद को सांत्वना देते हुए कंधे उचकाए। उसने मिशन ट्रैकर डिवाइस निकाली और कैंड्रियन साम्राज्य की दिशा में रवाना होने से पहले सफल मिशन पूरा होने का बटन दबाया। वह जूलियन से मिले एक संदेश के कारण घर वापस पहुंचने के लिए विशेष रूप से अधीर था। मैंने खत्म कर लिया है। उस संदेश को सुनकर रुई की आंखें चमक उठीं। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हो गया था जब रुई ने शोध सुविधा से प्राप्त शोध डेटा की पूरी प्रतिलिपियां जूलियन को सौंपी थीं, ताकि वे उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें और रुई को उन सभी भारी गूढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझने में मदद कर सकें, जिनका इस्तेमाल उन्होंने शोध सुविधा से प्राप्त शोध लॉग में किया था। और अब जूलियन ने अंततः अपना काम पूरा कर लिया था और वह रुई को स्क्वायर दायरे का रहस्य पूरी तरह से समझने में मदद करेगा। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। बहुत लंबा समय बीत चुका था, लेकिन रुई पूरे समय धैर्यपूर्वक सहन करने में कामयाब रही थी। लेकिन अब वह तैयार था। उन्होंने मूल रूप से शांतिवादी गुट द्वारा नियुक्त हत्या मिशन में अपना समय लेने की योजना बनाई थी, पूरी तरह से सावधान रहने और सर्जिकल सटीकता के साथ मिशन को अंजाम देने की। लेकिन जब उन्होंने मिशन के बीच में जूलियन का संदेश देखा तो उन्होंने पूरी ताकत से काम करने और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला किया। वह कैंड्रियन साम्राज्य की ओर इतनी तेजी से भागा कि उसकी गति पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले चीते से भी अधिक थी।
कैंड्रियन साम्राज्य तक पहुंचने में उन्हें केवल 1 घंटा लगा और हाजिन शहर तक पहुंचने में मात्र 2 घंटे लगे। वह उन्मत्त उत्साह के साथ मिशन के बाद के सभी प्रोटोकॉल को पूरा करने से पहले मार्शल अकादमी की ओर दौड़े। क्वारिया अनाथालय तक पहुंचने में उसे केवल 5 मिनट लगे थे एक बार जब वह क्वारिया अनाथालय वापस दौड़ा। कुल मिलाकर उसने जितनी ऊर्जा जलाई थी वह उसकी क्षमता के मार्शल अप्रेंटिस के लिए भी बहुत ज्यादा थी। जब वह क्वारिया अनाथालय में गया तो वह पसीने से लथपथ घरघराहट की हालत में पहुंचा था। जूलियन, उसने आग्रह किया, मुझे बताओ, रहस्य क्या है?